सेक्शन नंबर 174 जो है रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है कि एक जो टैक्स पेयर है उसने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने अरसे तक मेंटेन रखने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन इन पाकिस्तान सच अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी को कमिश्नर से कोई परमिशन मिलती है तो उसके अलावा नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए ये है कि वो शैल मेंटेन इन पाकिस्तान सच अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स जो भी प्रेस्क्राइब्ड हैं, यानी जो भी मतलब आप डिडक्शंस वगैरह करते हैं, कोई क्लेम करते हैं डिडक्शन वगैरह, तो उसके हवाले से जो भी रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने मेंटेन रखने हैं। यानी सेक्शन टू सेक्शन वेरी करेगा कि किसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होती है। नंबर 2 सबसेक्शन जो है, द कमिश्नर मे डिस अलाउ और रिड्यूस अ टैक्स पेयर्स क्लेम फॉर अ डिडक्शन इफ़ द टैक्स पेयर इज़ अनेबल विदाउट रीजनेबल कॉज टू प्रोवाइड अ रिसिप्ट और अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन और सर्कमस्टांसिस गिविंग राइज टू द क्लेम फॉर डिडक्शन। ठीक है, इसमें यह है कि कमिश्नर जो है वो डिसअलाउ कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है टैक्स पेयर का क्लेम फॉर अ डिडक्शन। ठीक है, यानी ये डिडक्शन क्या है कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम की थी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं कवर कर लूँ पहले। इफ़ द टैक्स पेयर इज़ अनेबल विदाउट रीज़नेबल कॉज, यानी कि टैक्स पेयर जो है वो एबल नहीं है कि वो विदाउट रीज़नेबल कॉज, यानी कि कोई उसके पास कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है टू प्रोवाइड अ रिसिप्ट। ठीक है, यानी इसको जोड़ के पढ़ेंगे कि टैक्स पेयर इज़ अनेबल टू प्रोवाइड अ रिसिप्ट और अदर रिकॉर्ड और एविडेंस। ठीक है, तो कोई भी रिसिप्ट या रिकॉर्ड या एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन या सर्कमस्टांसिस जो है वो प्रोवाइड करने में टैक्स पेयर अगर फेल हो जाता है तो उस सूरत में कमिश्नर डिसअलाउ कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है टैक्स पेयर्स क्लेम फॉर अ डिडक्शन। इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है और उसकी बिजनेस इनकम है, उसका हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके अंदर ये सब सेक्शन 2 की एग्जांपल दे रहा हूँ। वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, बड़ी सिंपल चीज़ है कि डेप्रिसिएशन की वो किसी एसेट के ऊपर अपने जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है। बट वहाँ पे वो कुछ लोग जो हैं वो डंडी मारते हैं कि वो एसेट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा लिखी होती है उन्होंने। ठीक है, जब वो कॉस्ट पुट करते हैं तो एसेट की कॉस्ट 5 करोड़ रुपये थी, उन्होंने 10 करोड़ रुपये पुट कर दी ताकि हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम करेंगे। अब कमिश्नर कहता है भाई कि तुमने ये जो 10 करोड़ का एसेट है जिसका 10% 1 करोड़ रुपये तुमने एक साल में डिडक्शन क्लेम की हुई है बिजनेस इनकम के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो 1 करोड़ तुमने डिडक्शन क्लेम की है, इसके लिए अब मुझे बताओ कि वो जो तुमने एसेट जो ख़रीदा था, जो फैक्ट्री तुमने ख़रीदी थी 10 करोड़ की जो लिखी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे दो ज़रा। तो जब आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे कमिश्नर को, या आप डॉक्यूमेंट उनको देते हैं और उस पर 5 करोड़ निकल आता है, तो डेफिनेटली फिर आपकी जो डिडक्शन क्लेम है वो डिसअलाउ कर देना उन्होंने मुकम्मल आपको, या उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो अलाउ कर देनी है, यानी कि डिडक्शन को आपकी या रिड्यूस कर देंगे या बिल्कुल डिसअलाउ कर देंगे, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर। अच्छा जी, सब सेक्शन 3 क्या है जी, द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर दिस सेक्शन shall be maintained for 6 years after the end of the tax year to which they relate। ठीक है, तो जब आपका टैक्स ईयर कोई भी मुकम्मल होता है तो उसके बाद 6 साल तक जो है अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड हैं, यानी आपने उनको अपने पास रखना है, सेव रखना है, ताकि अगर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है किसी भी टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद, यानी एंड ऑफ टैक्स ईयर के बाद 6 साल तक आपसे उन अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को मांग सकती है। ठीक है, कि दिखाओ कहाँ पे जो है ये चीज़ जो थी ये कहाँ पे लिखी हुई थी, या क्या इसका रिकॉर्ड था, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स क्या थे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी प्रोसीडिंग इज़ पेंडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी और कोर्ट द टैक्स पेयर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है किसी भी अथॉरिटी के पास या कोर्ट के पास, तो टैक्स पेयर जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा टिल फाइनल डिसीजन। ठीक है, इसमें यानी इसके अंदर ये एग्जम्पशन है
कि अगर आपकी कोई भी पेंडिंग है कोई भी प्रोसीडिंग, क्योंकि उसमें कई दफ़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसमें फिर डेफिनेटली आप फाइनल डिसीजन तक अपने रिकॉर्ड्स जो हैं उनको रखेंगे। ये आप नहीं कहेंगे कि जी मेरे तो 6 साल मुकम्मल हो गए तो मैंने तो सारा रिकॉर्ड फेंक दिया। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इंक्लूड प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, petition or prosecution, and any proceedings before an alternate dispute resolution committee। तो प्रोसीडिंग के अंदर इन्होंने ये सारी इंक्लूड कर दी गई हैं, असेसमेंट को भी इंक्लूड कर दिया है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट को, अपील को, रिवीजन को, रेफरेंस को, पटिशन को और प्रोसिक्यूशन को, एंड एनी प्रोसीडिंग बिफोर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये सारी चीज़ें प्रोसीडिंग के अंदर शामिल कर दी गई हैं इस सेक्शन के लिए। ठीक है जी। ये प्रोसीडिंग का जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब नीचे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द रिकॉर्ड्स परटेनिंग टू इनकम, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ट्रांजेक्शन्स टू विच क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 111 अप्लाइज। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड जो है इस सेक्शन के तहत, सबसेक्शन के तहत ये अप्लाई नहीं होंगी रिकॉर्ड्स परटेनिंग टू इनकम, एसेट्स या एक्सपेंसेस के हवाले से या किसी भी ट्रांजैक्शन के हवाले से जिसके लिए क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 111 अप्लाइज। तो हम वहाँ पे चलते हैं ताकि वहाँ से देख लें कि ये क्या है। अच्छा जी, ये हम पहुँच गए हैं सेक्शन 111 के ऊपर और इसका जो रेलिवेंट सबसेक्शन 2 है, क्लॉज 2 है। तो क्लॉज 2 इसकी थी जो फॉरेन सोर्स इनकम किसी की बाद में निकल आती है कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम की हुई है फॉरेन सोर्स इनकम की, तो उसके अंदर फिर रूल ये यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ था कि जो भी अमाउंट आपकी निकल आती है उसको चार्जेबल टू टैक्स किस ईयर में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ये था कि इन द टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टैक्स ईयर इन विच द इन्वेस्टमेंट मनी, वैल्यूएबल आर्टिकल और एक्सपेंडिचर इज़ डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर। ठीक है, तो जिस साल के अंदर ये आपकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो निकल आती है, वो कमिश्नर को पता चलता है कि भाई इसकी तो ये भी फॉरेन सोर्स इनकम थी, तो उससे प्रिसीडिंग, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टैक्स ईयर जो होगा, यानी उससे पिछला जो टैक्स ईयर होगा उसके अंदर उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, प्रिसीडिंग का मतलब होता है पिछला, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद वाला। तो पिछले साल के अंदर अमाउंट ऐड की जाती है, इज़ डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर एंड इज़ सिचुएटेड और इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, कंसील्ड इनकम इज़ फॉरेन सोर्स। ठीक है, तो फॉरेन सोर्स इनकम होने की सूरत में ये जो आपकी ये वाला रूल है, अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है तो सेम ईयर में ऐड की जाती है। तो यहाँ पे ये फॉरेन सोर्स इनकम की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। ठीक है जी, अब हम दोबारा चलते हैं अपने जो टैक्स था उसकी तरफ, और इसके अंदर जनाब हम यहाँ तक चले गए। सब सेक्शन 4 है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन डिडक्शन मीन्स any amount debited to trading account, manufacturing account, receipts and expenses account और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4 अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट में अगर कोई अमाउंट आप जो है वो डेबिट करेंगे तो उसको हम डिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये अकाउंट्स वाले समझ सकते हैं बेहतर कि जो है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है इन अकाउंट्स की, ठीक है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, या रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसिव अकाउंट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ डेबिट कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट होती है, राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट होती है। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप कोई भी सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई अकाउंटेंट नहीं है तो वो उसको समझाने के लिए, तो लेफ़्ट साइड में अगर आप कोई भी अमाउंट पुट कर रहे हैं तो वो जो है वो डिडक्शन कहलाएगी। इनमें से किसी भी एक अकाउंट के अंदर लेफ़्ट साइड पे अगर आप अमाउंट पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगला सेक्शन जो है वो, सॉरी एक इसका है सब सेक्शन 5। द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर for such type and description as may be prescribed for the purpose of storing assessing information regarding any transaction that has a bearing on the tax liability of such person। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर के बारे में कमिश्नर किसी को भी कह सकता है, ऑर्डर कर सकता है। ये इसका जो था लास्ट सब सेक्शन 5 था।